माय नेम इज सबुक्ता संधू एंड आई एम फ्रॉम IELTS चैनल। सो आज की जो मेरी वीडियो है वो है रीडिंग मॉड्यूल के ऊपर। आने वाली मेरी कुछ जो वीडियोस होंगी वो इसी पे होंगी। मैं आपको वन बाय वन बुक एंड टेस्ट वन बाय वन हम क्लियर करेंगे, सॉर्टेड करेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है स्टूडेंट्स को आंसर मिल जाते हैं रीडिंग के, लेकिन उनके रीजनिंग नहीं मिलती। सो मेरी ये सारी वीडियोस जो बच्चे घर बैठ के IELTS कर रहे हैं, जो कोचिंग नहीं ले सकते या दूर है उनका या कुछ रीजंस की वजह से, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत यूजफुल हो सकती है, क्योंकि सारी सॉर्टेड रीडिंग आपको मेरे चैनल पे मिलेंगी। सो दिस इज कैम्ब्रिज बुक 1 टेस्ट 1 एंड द रीडिंग टाइटल इज अ स्पार्क, अ फ्लिंट, हाउ फार लेफ्ट टू लाइफ। आज हम ये रीडिंग करेंगे और इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, दैट इज अ समरी। सो जैसे कि आप इसका फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ सकते हो, उससे पहले मैं आपको एक टिप जरूर देना चाहूंगी। जब भी आप फिलअप्स करते हो या फिर आप समरी करते हो, उसमें हमेशा कोशिश करनी है एक टाइम पे सिर्फ आपने एक सेंटेंस पढ़ना है। रीजन इज दैट जब आप एक टाइम पे 2 सेंटेंसेस कोशिश करते हो फिलअप्स के, समरी के पढ़ने के, आपको लगता है शायद को रिलेट करेंगे तो इजीली आंसर मिल जाएगा, लेकिन उसका रिजल्ट ये निकलता है आप इन बिटवीन बोर आउट हो जाते हो, आपको कीवर्ड्स अच्छे से नहीं मिलते, लोकेशन नहीं मिलती। अगर मिल जाती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे जो आंसर्स हैं ऊपर नीचे कर देते हैं। उसका रीजन यही है कि आप एक टाइम पे 2 फिलअप्स इकट्ठी पढ़ लेते हो। जैसे इसका फर्स्ट सेंटेंस है, दे ट्राई टू डैश बर्निंग ब्लॉग्स और चारकोल। तो सबसे पहले मैंने क्या करना है, मैंने सबसे पहले इसका कीवर्ड देखना है ताकि मुझे लोकेशन फटाफट मिल जाए। सो इसका कीवर्ड था बर्निंग ब्लॉग्स और चारकोल। सो दिस इज माई मेन कीवर्ड। उसके बाद उन्होंने लिखा है ट्राइड एंड दे से मतलब है कुछ लोगों के बारे में बात कर रहे होंगे और वो कुछ कर रहे हैं इसकी हेल्प से। अब ये मुझे क्लू मिल गया इससे। अब मैं पीछे जाऊंगी जहां से मेरा फर्स्ट लाइन स्टार्ट होती है, फर्स्ट पैराग्राफ की, द कंट्रोल ऑफ फायर। यहाँ से मुझे बहुत आराम से समझ के पढ़ने की जरूरत नहीं है। वाई? क्योंकि मुझे पता मेरे कीवर्ड्स कौन से थे, चारकोल। अब मैंने ढूंढना शुरू कर दिया, धीरे धीरे मैंने अपने पैसेज को करते करते मुझे एक सेकंड पैराग्राफ में फायर और बर्निंग दिखा, लेकिन वहां पर लावा लिखा है। फिर मैं आगे गई, यहाँ पर लिखा था अर्लीस्ट पीपल्स प्रोबेबली स्टोर फायर बाय कीपिंग स्लो बर्निंग लॉग्स। अब बर्निंग लॉग मुझे एक कीवर्ड मिल गया, अ लाइट और बाय कैरिंग चारकोल, और मुझे चारकोल भी मिल गया, बर्निंग लॉग भी मिल गया। मतलब कि मेरा जो आंसर है फिलअप का वो इसी के बीच में है। अब आगे जाने की मुझे जरूरत नहीं है। दूसरी टिप जो बहुत इंपॉर्टेंट है फिलअप्स एंड आपको समरी के लिए, आपको ये पता होना चाहिए कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपके फिलअप्स में एडजस्ट हो सकती हैं ऑल अलोन। जैसे कि नाउन अकेला आ सकता है, वर्ब अकेला आ सकता है, एडजेक्टिव आप बोल सकते हो, एडवर्ब। लेकिन ऐसी कौन सी चीजें हैं या कौन से ऐसे वर्ड्स होते हैं जो अकेले हम फिलअप्स पे नहीं लिख सकते? जैसे कि प्रोनाउन हम अकेला नहीं लिख सकते, आर्टिकल्स वो अकेले हम नहीं लिख सकते, हेल्पिंग वर्ब्स वो भी हम अकेले नहीं लिख सकते। इसके साथ हमें दूसरी चीज की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। इधर अब मैंने डिडक्शन मेथड यूज करना है। कैसे? मैंने आपको बोला था 4 to 5 लाइन में आपका आंसर मिल जाएगा। द अर्लीस्ट पीपल, अब अर्लीस्ट पीपल की जगह पे उन्होंने क्या यूज किया हुआ है फिलअप पे, दे, तो वो मुझे पता चल गया ये तो आएगा ही नहीं। उसके बाद उन्होंने एक वोकैबुलरी का वर्ड यूज किया है, हो सकता है आपको वो नहीं पता, तो अगर नहीं पता तो भी हमने लिंक कैसे करना है, प्रोबेबली इसका मतलब होता है इच्छा से। अब स्टोर्ड फायर, अब फायर तो नहीं लिंक कर रहा वहां पर, दे ट्राई टू फायर, ये तो यूज ही नहीं हो रहा, मुझे पता ये भी कट हो गया, तो मैं एक स्टोर को सर्कल कर दूंगी कि मे बी ये उस फिलअप में एडजस्ट हो सकता है। बाय अकेला नहीं आ सकता, कीपिंग अकेला नहीं आ सकता, स्लो मेरा बर्निंग लॉग्स दिया गया है, उसके बाद कैरिंग तो आ ही नहीं सकता, चारकोल भी वहां दिया गया, तो मेरे पास बचा क्या, स्टोर्ड। अब मैंने पीछे जाना है। अब जहां पर आपको सिनोनिम्स दिए होते हैं वो आपको 1 by 1 चेक करना है, एक साथ नहीं देखने। 1 by 1 जब मैं चेक कर रही हूँ, मैक्सिकन नहीं है, डिस्पाइट नहीं है, प्रिकॉशन नहीं है, उसके बाद एक वर्ड आता है प्रिजर्व। समटाइम हमें मीनिंग नहीं पता होता, लेकिन फिर अपने क्लोजेस्ट मीनिंग करना है। हो सकता है कुछ वर्ड्स का जो मीनिंग पता है, ठीक है, उसको तो पता चल गया, वो नहीं आएगा। जिसका अननोन मीनिंग नहीं भी पता चल रहा, लेकिन यू थिंक दैट इट फिट्स एंड वो क्लोज लग रहा है, तो आपने उसका फिलअप में आंसर दे देना है। सो द फर्स्ट फिलअप, द आंसर ऑफ द फर्स्ट फिलअप इज प्रिजर्व। प्रिजर्व मतलब स्टोर करके रखते थे। अब मैं आगे चलूंगी, डैश दैट के दे कुड क्रिएट फायर देमसेल्व्स। अब वो बोलते हैं डैश, दैट मतलब क्या होता है, दे के
दे कुड कर सकते थे। अब ये कुड है ना, जो यहाँ से मुझे एक ना थोड़ा सा हिंट मिल गया, क्या कर सकते थे, क्रिएट फायर देमसेल्फ। और जो फिलअप्स होती हैं वो बहुत रेयर केसेस होता है वो शैटर्ड हो, अदरवाइज वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट ही होती है। अब मैंने पढ़ना शुरू कर दिया उसके नेक्स्ट पैराग्राफ, दैट इज योर थर्ड पैराग्राफ। हाउ एंड वेयर मैन लर्न्ड हाउ टू प्रोड्यूस फ्लेम एट विल इज अननोन। अब मुझे लगा मुझे तो इसमें से कुछ समझ नहीं आ रहा, इसमें कुछ नहीं दिया गया, मैंने आगे पढ़ना शुरू किया। इट वॉज प्रोबेबली अ सेकेंडरी इन्वेंशन, लेकिन जैसे ही ये मैंने पढ़ा मुझे पता चल गया जो मैंने अभी फिलअप पढ़ी उसमें इन्वेंशन की बात नहीं की, तो मतलब मुझे फुल स्टॉप उन 2 सेंटेंसेस में लगाना पड़ेगा। हाउ एंड वेयर नहीं आ सकता, अभी मैंने बताया था। मैन इसमें नहीं आ सकता। लर्न मैं सर्कल कर देती हूँ, शायद आ सकता है। हाउ नहीं आएगा, टू नहीं आएगा। प्रोड्यूस आपको लगता है आ सकता है, उसको सर्कल कर दिया। फ्लेम के बारे में बात उन्होंने ऑलरेडी की है तो वो नहीं आएगा। एट नहीं आएगा, विल नहीं आएगा, इज नहीं आएगा। उसके बाद एक अननोन वर्ड बच गया मेरे पास, तो उसको भी मैंने सर्कल लगा दिया। नाउ आई हैव 3 वर्ड्स इन 2 सेंटेंसेस, दैट इज लर्न्ड, प्रोड्यूस एंड अननोन। अब मैं पीछे गई, प्रोड्यूस दैट दे, ये तो बोलने में भी सही नहीं लग रहा, यहाँ पर फिट ही नहीं होगा यहाँ पे। उसके बाद मैंने देखा लर्न्ड दैट दे, ये भी नहीं आ सकता, ये वर्ब है तो वर्ब के बाद दैट तो वैसे ही नहीं लगेगा। उसके बाद एक बचता है मेरे पास सिर्फ अनअवेयर और अननोन वर्ड बचता है, तो मैंने यहाँ पर अननोन वर्ड को देखा, यहाँ पर लग रहा है अननोन दैट दे कुड क्रिएट फायर देमसेल्फ। अब मुझे उसके नीचे सिनोनिम पढ़ना है। अननोन का नीचे सिनोनिम देखिए, अगर आप फर्स्ट में देखेंगे आपको फर्स्ट लाइन में दिख जाएगा। 5th में देखिए, 5th वर्ड इज अनअवेयर। सो अनअवेयर का मतलब क्या होता है, अननोन। सो ये मुझे आंसर इसका मिल गया, दैट इज अनअवेयर। उसके बाद मैं अब नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ूंगी, दैट इज इट इज सस्पेक्टेड दैट द फर्स्ट मैन मेड फ्लेम्स वर प्रोड्यूस्ड बाय डैश। ये बहुत रेयर फिलअप आती होती है, इस तरह के फिलअप को बोलते हैं कंपाउंड नाउन। ऐसे कई बार फिलअप्स आ जाते हैं जहां पर हम कंपाउंड नाउन यूज करते हैं। अब यहाँ पर बाय लिखा गया है, हो सकता है, अब जरूरी नहीं इसके बाद कोई प्रॉपर आपको नाउन या वर्ब लगना है। कई बार कंपाउंड टाइप्स होती है नाउन की। कंपाउंड नाउन वो ऐसे नाउन होते हैं जो 2 वर्ड से बनते हैं, जैसे मदर इन लॉ, को रिलेशन। हो सकता है कभी किसी फिलअप के ऊपर को लिखा हो उसके बाद डैश लिख दिया हो, ये वो वाली फिलअप का आंसर है। अब इसको कैसे हम ढूंढेंगे, उन्होंने लिखा है इट इज सस्पेक्टेड दैट, क्या सस्पेक्ट किया गया था, दैट फर्स्ट मैन मेड फ्लेम वर, द फर्स्ट मैन मेड जो फ्लेम थी वो प्रोड्यूस कैसे की गई थी। उसके बाद मैं पीछे जाऊंगी, इट वॉज प्रोबेबली अ सेकेंडरी इन्वेंशन। इन्वेंशन की बात हो गई क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है फर्स्ट मैन मेड फ्लेम। सो ये इन्वेंशन क्या होती है, हमेशा फर्स्ट टाइम की जाती है, तो उन्होंने इन्वेंशन की जगह यहाँ लिख दिया फर्स्ट मैन मेड फ्लेम वर प्रोड्यूस, और पीछे इसकी जगह उन्होंने एक छोटा वर्ड लिख दिया इन्वेंशन। उसके बाद दैट इज, हमेशा रीडिंग में प्लीज पंक्चुएशन मार्क्स का जो बहुत आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो ये सेमीकोलन इसका मतलब उन्होंने बोला दैट इज, वो क्या कैसे हुई, जो फर्स्ट थी उसने आगे लिखा है सेकेंडरी इन्वेंशन जो थी एक्सीडेंटली मेड ड्यूरिंग टूल मेकिंग ऑपरेशंस विद वुड और स्टोन। अगर मैं आगे और पढ़ना चाहूँ, स्टडीज ऑफ प्रिमिटिव सोसाइटी, ये इसके बारे में बात उन्होंने नहीं की, कोई स्टडी की बात नहीं की। इस सेंटेंस में वो सिर्फ बात कर रहे हैं इन्वेंशन की। अब यहाँ पर उन्होंने लिख दिया बाय, अगर मैं पीछे हूँ मुझे ये पता चल गया एक्सीडेंटली वर्ड आना है। अब मैं नीचे जाऊंगी, मैं ढूंढूंगी एक्सीडेंटली का कुछ रिलेटेड वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अब आपको पता चल गया कि फिलअप्स में कंपाउंड नाउन भी यूज होते हैं जो कि 2 वर्ड्स को जोड़ के बनते हैं। अब मैंने बाय के साथ कोशिश करनी है किसी चीज को जोड़ने की। अगर मैं ट्राई करते 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 यहाँ पर सेकेंड लाइन में देखिए 4th जो वर्ड है दैट इज चांस, बाय चांस। तो बाय चांस का क्या मतलब होता है, एक्सीडेंटली। सो द आंसर इज बाय चांस। नाउ मूविंग फर्दर, नाउ द 4th वन इज the very first fire lightning method involved the creation of dash। अब कहते हैं जो सबसे पहली लाइटनिंग मेथड था उसमें इन्वॉल्व क्या था। अब यहाँ पर आपकी सारा फोकस इन्वॉल्व पे होना चाहिए। फर्स्ट लाइटनिंग मेथड, उसमें इन्वॉल्व क्या था, द क्रिएशन ऑफ डैश। अब आगे नहीं पढ़ेंगे, पीछे जाएंगे, हमने जहां पर छोड़ा था लास्ट वाला वहीं से पढ़ेंगे।
made during tool making operations with wood or stone. Studies of primitive societies suggest that the earliest method, ये word आ गया आपका earliest method, उसी तरीके से अगर मैं पीछे जा रहा हूँ तो first fire lightning method और first firing earliest, ये आप दोनों के मैच हो गए कीवर्ड. Studies of primitive society suggest that the earliest method of making fire was through. अब यहाँ पर लिखा उन्होंने थ्रू और पीछे क्या लिखा था, इन्वॉल्व द क्रिएशन ऑफ, किसके द्वारा, तो यहाँ पर आंसर आपका आएगा फ्रिक्शन. और ये है आपका एक टेक्निकल वर्ड और इसका कोई सिनोनिम नहीं होगा, वो एज इट इज आपको लिखा गया होगा आपके वर्ड्स ऑफ लिस्ट में. तो इसका आंसर हमारा हो गया फ्रिक्शन. नेक्स्ट इज फॉर एग्जाम्पल रैपिडली डैश. अब ऑब्वियसली वो बताया कि फ्रिक्शन होता कैसे था, उसका आगे उन्होंने एक प्रोसेस बता दिया. फॉर एग्जाम्पल रैपिडली डैश अ वुडन स्टिक इन अ राउंड होल. तो ये तो बहुत इजी हो गया, मुझे पता है कुछ करते थे वुडन स्टिक के साथ, कुछ किया जाता था. अब क्या करते थे, अब रैपिडली जो है ना, ये रैपिडली मेरा एक एडवर्ब है, एडवर्ब के बाद क्या आता है आपका वर्ब आता है. मुझे एक चीज क्लियर होगी, इस फिलअप में एक वर्ब ही आना है. अब मैं नेक्स्ट पढ़ूंगी. यूरोपियन पीजेंट्स वुड इंसर्ट अ वुडन ड्रिल. अब यहाँ पर वुडन स्टिक की जगह ड्रिल लिख दिया है. इन अ राउंड होल, वो मेरा पूरा मैच कर गया सेंटेंस. एंड रोटेट इट ब्रिस्कली. यहाँ पर लिखा है रोटेट इट, क्या करते थे, तेजी से. सो रैपिडली मतलब होता है ब्रिस्कली. अगर मुझे नहीं भी पता ब्रिस्कली का पीछे मतलब क्या था, लेकिन उन्होंने रैपिडली लिखा है, उसके बाद मुझे पता था यहाँ वर्ब आना है, तो रैपिडली के बाद वो कुछ करते थे तो पीछे रोटेट वर्ड आया. और यहाँ पर आपको जो गिवन वर्ड्स हैं उसमें उन्होंने वर्ड दिया हुआ है, दैट इज ऑफ रोटेटिंग. नेक्स्ट है हमारा 6. द यूज ऑफ डैश or persistent chipping was also widespread in Europe and among other people. अब यहाँ पर such as Chinese and ये नहीं पढ़ेंगे, मैंने जैसे आपको पहले गाइड किया है. The use of dash or persistent chipping was also, यहाँ तक मेन मैंने देखना कि किस चीज का यूज होता था और कहाँ पर. और एक और चीज हमेशा याद रखनी है, फिलअप्स में इट्स वेरी इजी टू फाइंड द आंसर जब और एंड आ जाता है. जब और आ गया है मतलब कि ऐसे पीछे कोई चीजें 2 ऑप्शन दी होगी, दोनों में से कोई एक ऐसे कोई ऑप्शन दी होगी, और जब एंड आ जाता है तो वो और भी इजी होती है फिलअप ढूंढनी, क्योंकि सेम आता है. एंड का मतलब होता है ये भी एंड ये भी, तो पीछे एक चीज दी होगी उसके बाद ही आपका आंसर होगा. सिमिलरली अब मैं कुछ ऐसा ढूंढूंगी जहां पर परसिस्टेंट चिपिंग से पहले कुछ था जिसमें ऑप्शन और थी. The ancient Greek used lenses or concave mirrors to concentrate the sun rays, and burning glasses were also used by Mexican, Aztecs and the Chinese. Precursion's method of fire lightning date back. तो ये एक मेथड उन्होंने बता दिया, प्रिकॉशन मेथड, ठीक है. लेकिन अभी मुझे आंसर शायद नहीं पता क्योंकि अभी इसके बारे में क्लियर नहीं हुआ मुझे, क्योंकि मैंने चिपिंग मीन्स जो पीछे एक पढ़ा था चिपिंग बस, वो मुझे अभी नहीं मिला, परसिस्टेंट चिपिंग. सो आई विल कंटिन्यू रीडिंग. To Paleolithic times, when some Stone Age tool makers discovered that chipping flames produced spark. So कहते हैं अब मुझे मिल गया chipping flames, तो इससे पहले वाला मेथड कौन सा उन्होंने अगर बताया, कहते जो ये डेट बैक का मतलब होता है पहले यूज किया जाता था. कब तक, जब तक उन्होंने एक चीज डिस्कवर नहीं की. कौन सी चीज डिस्कवर नहीं की, कि जो चिपिंग फ्लेम्स हैं वो भी क्या करते हैं, स्पार्क जो पैदा करते हैं. तो उससे पहले तक कौन सा मेथड यूज किया जाता था, दैट इज द आंसर इज प्रिकर्जन. तो और आ गया, एक चिपिंग फ्लेम्स आ गया और एक आ गया आपका प्रिकर्जन मेथड्स. नाउ उसके बाद ये क्या था, किसमें वाइड स्प्रेड था, was also widespread in Europe and among other people such as Chinese and Dash. अब मैं पीछे जाऊंगी फिर से देखूंगी. अब ये बच्चों को बड़ा इजी लगता है कि चाइनीज जहां होगा वहां पर मुझे इजीली मिल जाएगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इसका आंसर बच्चे गलत देते हैं. कैसे, जैसे आगे लिखा है, द टेक्निक became more efficient after the discovery of iron about 5000 years ago in Arctic North America. अब वो ये लिख देते हैं अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका लिख देंगे, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखना कॉमा दिया है, द एस्किमोस प्रोड्यूस. उन्होंने स्पेसिफिकली बताया है, उन्होंने पहले बोला एफिशिएंट आफ्टर डिस्कवरी ऑफ आयरन अबाउट 5000 years ago. 5000 years ago यहाँ पर लिखा है आर्टिक नॉर्थ अमेरिका और पीछे ऑलरेडी उन्होंने लिख दिया हुआ है यूरोप, ठीक है. एंड अमंग अदर
पीपल सच एज चाइनीज एंड उसके बाद यूरोप के बाद उन्होंने लिखा है द एस्कीमोस प्रोड्यूस अ स्लो बर्निंग स्पार्क बाय स्ट्राइकिंग क्वार्ट्ज अगेंस्ट आयरन पायराइट्स। तो यहाँ पर उन्होंने ये चीज आपको लिख दी है जो आपका लास्ट पैराग्राफ है। नेक्स्ट वन इज European practice of this method continue until the 1850। अब ये वाला जो है आपका ये एक तरह की प्रपोजिशन है, ये आई थिंक बहुत रेयर आती है, 2 और 3% आप ले लीजिए अगर कभी आपको यूज करनी पड़ जाए इस तरह की। अब यहाँ पर उन्होंने बोला है, कहते यूरोप प्रैक्टिस ऑफ दिस मेथड कंटिन्यू था, कब तक कंटिन्यू, अंटिल लिखा है तो लिखा है 1850 में, उसके बाद डैश द डिस्कवरी ऑफ फॉस्फोरस सम ईयर अर्लियर। अब यहाँ पर बच्चे गलती क्या करते हैं, वो सारा अपना जो फोकस है वो डाल देते हैं डिस्कवरी ऑफ फॉस्फोरस पे। तो आपने ये गलती नहीं करनी फिलप्स पे, अपने फिलप्स को अंडरस्टैंड करना है कि उसका मतलब क्या बन रहा है, आपने वर्ड्स पे स्टिक नहीं होना कि फॉस्फोरस की डिस्कवरी की बात कर रहे हैं। अगर आप क्वेश्चन ही गलत समझोगे आपको आंसर कभी मिलेगा ही नहीं। तो ये बच्चे क्वेश्चन गलत पढ़ते हैं, इसको हमेशा ये वाली जब फिलअप आती है मोस्ट ऑफ द टाइम ये रॉन्ग होता है, क्योंकि वो फोकस किस पे कर लेते हैं, डिस्कवरी ऑफ फॉस्फोरस। लेकिन वो बोल क्या रहा है, कहते हैं ये मेथड कंटिन्यू रहा सिर्फ 1850 तक, उसके बाद जब तक के डिस्कवरी नहीं हुई फॉस्फोरस सम ईयर अर्लियर। तो जब तक की इंग्लिश क्या होती है, यहाँ पर आपको इसका क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। The Chinese lit their fires by striking porcelain with bamboo. In Europe, the combination of steel, flint and tinder remained the main method of fire lighting until the mid-19th century. जब तक, अब until मेरा यहाँ आ गया, it means यहाँ पर और कौन सी ऐसी preposition है जो आ सकती है, इतना मुझे पता होना चाहिए। एक ही preposition यहाँ लिखी होगी, एक until है and the next one is despite. So this is your first exercise. I hope आपको ये fill-ups अच्छे से समझ आ गए होंगे। In case if you have any problem in any of this fill-up, you can comment and ask me कि मुझे इस fill-up में मैम इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, मुझे अभी भी क्लियर नहीं हुआ। So मैं नेक्स्ट वीडियो में वो दोबारा से आपको fill-up समझाऊंगी, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज 9 to 15 क्वेश्चन करेंगे जिसमें कि आपको हेडिंग्स दी गई हैं। So meanwhile, I hope you practice on your reading and keep watching my channel and do subscribe. Thank you so much.